एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड अगस्ती जी, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। तो चलिए सर, अभी हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द आइडिया ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, और बहुत जबरदस्त आइडिया है। और कल फर्स्ट डे था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। तो लॉजिकली हम यहाँ पर क्या एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पैटर्न हैं, जिन पैटर्न्स के लिए हमने क्या किया है, जितने भी पैटर्न हैं जिनके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया है ना, वेदर डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, उन सब के लिए ही हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बात को और श्योरिटी के साथ हम समझ सकें कि जो पावर है, पावर की टर्म्स में रेगुलर एक्सप्रेशंस की पावर इन सब के बराबर है। इवन जो लर्निंग शायद अभी तक अब आपके साथ है भी, कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनको कंपैरेटिवली डिजाइन करना बहुत आसान है कंपेयर टू मिनिमल डीएफए और डीएफए और एनएफए। यस, तो अभी तक हालांकि हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं। पहले कुछ बेसिक लैंग्वेजेस के लिए हम डिजाइन करके देख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वन बाय वन डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो कल अगर आपको याद हो, इस तरह के पैटर्न की हम बात कर रहे थे जहां पर लेंथ जो है वो 0 mod 3 या 3 mod 4 इस टाइप से हो सकती है। अगला जो पैटर्न हमें इस्तेमाल करना है आज, जिसे बनाना है, दैट इज ओनली नंबर ऑफ ए। अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या ये सवाल पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर ये ओवरऑल लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? सिर्फ नंबर ऑफ एज की बात कर रहा है। कह रहा ओवरऑल लेंथ से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ए जो है वो 0 mod 3 पैटर्न पे होने चाहिए। नंबर ऑफ ए मस्ट बी ऑन 0 mod 3। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, 1 मिनट का 2 मिनट का समय लीजिए, एक दो पैटर्न बनाइए और मुझे बताइए कि किस तरह से इस पैटर्न को हम डिजाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो मुझे समझ आ रहा है बहुत सारे लोग पैटर्न बना के भी लाए हैं। ग्रेट। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ओवरऑल लेंथ का नहीं हो रहा, वो हो रहा है नंबर ऑफ ए का। और नंबर ऑफ ए अपन फिक्स कर सकते हैं। तो पहला काम जो कर लेते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 3 कर देते हैं। यस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, हो सकता है एक दो जगह जरूरत ना हो, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हुए ना ही पैसा बचाने के बारे में सोचना है, ना ही मिनिमैलिटी के बारे में सोचना है। पूरा पॉइंट है कंफर्ट का। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर बी स्टार एस पर रिक्वायरमेंट हम लगा लेते हैं। यस, और उठा के ओवरऑल भी स्टार यूज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे ये हमारा पूरा पैटर्न बन गया किसका? mod 3 का। अब क्योंकि मैंने टोटल पे स्टार लगाया है, आप चाहे तो एप्सिलॉन रख दीजिए, लेकिन जब भी आप इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, क्या कोई चॉइस है या आपको तीनों ए लेने ही पड़ेंगे? तीनों ए लेने पड़ेंगे, है ना। बी का फुल चॉइस है, आप चाहो तो कंज्यूटिव करो, चाहे तो बीच में बी ले सकते हो, चाहे तो पहले लो, चाहे तो बाद में लो। तो अब अगर आप सिर्फ इस पैटर्न को देखें तो यहां से क्लियर कट हम क्या जनरेट कर पा रहे हैं? mod 3। यस, अब रही बात रिमाइंडर की, बट रिमाइंडर में जैसा आप देख रहे हो कि यहां पर क्या जनरेट कर रहा है? 0। तो हालांकि mod 3 तो अपने आप में 0 रिमाइंडर है, बट एक चीज आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग जनरेट करना चाहूं सिर्फ बी की, फॉर एग्जाम्पल डबल बी, तो वो शायद इस पैटर्न से करना पॉसिबल नहीं है, जबकि
स्ट्रिंग वैलिड है, इजंट इट? अगर सिर्फ बी की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ ए कितना है, 0 है, तो अलाउड होना चाहिए। तो आप कभी भी अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में या लास्ट में एक बी स्टार लगा सकते हैं, इजंट इट? तब होगा ये, अगर आपको सिर्फ बी वाला पैटर्न जनरेट करना है तो ये बी स्टार यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, और जो सेकंड आइडिया है उसको आप एप्सिलॉन कर दो और यहाँ से जितने चाहे उतने भी जनरेट कर लो। दैट कुड बी एन आइडिया। लेकिन अगर आप पूरा पैटर्न चाहते हैं तो फिर सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, यू कैन गो लाइक यू वांट। बताइए एक बार, ये पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसमें किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन? थैंक यू सो मच आकाश। इस पैटर्न में किसी को डाउट या कंफ्यूजन? देखिए मैं अगेन आपसे बोलूं, अब जैसा आप लिख रहे हैं बी स्टार ए बी स्टार एंड देन ए बी स्टार एंड देन ए एंड देन उसके बाद बी स्टार, यही पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ, अब देखो ये वही कहानी है जो कल मैं आपको समझा रहा हूं। आपने क्या किया, इधर बी स्टार बचाया, उधर बी स्टार बचाया, लाओ उससे क्या फायदा हुआ मुझे दिखाओ। कुछ फायदा हुआ? किसने 100-200 रुपए आपको दिए हो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड। ऐसा हुआ है क्या? अच्छा चलो मैं एक पैटर्न लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा। वेरी गुड, बताओ बेटा ये स्ट्रिंग बना पाओगे क्या इससे? अब बताओ जो स्वाद मिला वो स्वाद कैसा था? इस अक्लमंदी में गेट में क्वेश्चन होता है गलत। बताओ कैसा लगा स्वाद? बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई जब सारे पॉसिबल चॉइस देके हमारा काम चल सकता है तो फिर अपनी ऐसी तैसी क्यों करानी है? अब हो गया गलत, मैं ये मानूंगा आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते अगर आपसे पूछा जाता तो। अब मजे की बात यह है आपने 2 बार 20 स्टार बचाया, उससे मिला क्या ये भी तो समझाओ मुझे कि सर ये मिला मैं, वाह ये आनंद की पूर्ति हमारी हुई, पर क्वेश्चन तो गलत हो गया। तो सर कोई पैसे बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो क्या बोल रहा हूं, आप चाहो तो मैं इसमें बचा सकता हूं। जैसे अगर मैं ये 20 स्टार ना लगाऊं तो भी मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर लूंगा, बट जरूरत क्या है? लेट इट बी, लगा रहने दो ना, प्रॉब्लम क्या है भाई? 20 स्टार कॉन्केटेट करके दोबारा 20 स्टार बनेगा। तो जहां पॉसिबल चॉइस है वहां पूरा चॉइस देके चलो, कोई टेंशन ही नहीं लेना। यस ठीक है सर। अच्छा ये किसी और ने भेजा है क्या? देखिए ये ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसको मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। कल से मैं आप लोगों की बात समझा रहा हूं। इन क्वेश्चंस में क्या कहीं पर भी ये लिखा है क्या कि नंबर ऑफ एक कंसेक्यूटिव होने चाहिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा। और मैं तो वही उसी पॉइंट को मैं आपसे बोल रहा हूं कि कहीं पर भी चॉइस बचाने के बारे में सोचना भी नहीं है। जहां बी के आने की पॉसिबिलिटी है पूरा चॉइस रख के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जहां भी बी के आने की पॉसिबिलिटी है पूरा चॉइस रखो। लेकिन आपने फिर वही किया, ए का पावर 3 लिखने का मतलब कंसेक्यूटिव 3 ए लिखना। जिसने भी ये लिखा है मुझे बताएं, क्या आपको ये बात नहीं समझ आ रही क्या सर कि नंबर ऑफ ए कंसेक्यूटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनके बीच में बी हो सकता है, लेकिन आपके सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाएगा। ब्रैकेट के बाहर सर बी स्टार इसलिए लिखा है, एग्जाम्पल लेके भी मैंने बताया है। मान लीजिए अगर आपको डबल बी जनरेट करना हो तो ये स्ट्रिंग जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से वैलिड है, क्योंकि डबल बी के अंदर नंबर ऑफ ए कितना है 0 है। लेकिन अगर मैं बी स्टार नहीं लगाऊंगा तो इससे मैं डबल बी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर तो बी का कोई चॉइस नहीं है और इंटरनली ए मुझे यूज करना ही पड़ेगा। सो यहां प्रॉब्लम हो जाएगा। सर कंफ्यूजन हो रहा है जो ए, अरे क्या प्रॉब्लम है, आप इस पैटर्न को हटा दीजिए, इस पैटर्न को 2 बार लिख लीजिए, इसमें भी भला कंफ्यूजन होना चाहिए कोई। एक बार और लिखिए, सिंगल ए देन डबल ए एंड देन ट्रिपल ए, और अब इन सबको उठा के नल कर दीजिए, इसको भी नल, इसको भी नल, इसको भी नल, इससे सिंगल वी बना लीजिए, मिल गया ट्रिपल ए, सिंगल वी, ट्रिपल ए। देखिए एक और पैटर्न करो, वेरी गुड। ये देखो 2 mod 3 ये बना के बताओ, बल्कि इसको चेंज कर लो, इसको 2 mod 4 करो, ये बनाओ, ताकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस क्रिएट हो। थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लो, 2 mod 4 बनाओ, वेरी गुड। मॉड वाला जो पैटर्न है बाद में ना, जो रिमाइंडर है वो आप पहले लिखो बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप किधर भी लिख सकते हो। यस, मॉड वाला पैटर्न आप किधर भी लिख सकते हो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। चलिए सर अगर पहले मॉड 4 पैटर्न पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें, मॉड 4 पैटर्न पे, तो पहले 4 बार ए लिखिए ताकि ए में कोई कंफ्यूजन ना हो, और इंडिविजुअली ए पे कभी कहीं स्टार नहीं यूज करना, बिकॉज हम समझ रहे हैं स्टार यूज करेंगे तो फिर पूरा पैटर्न हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे लगाया स्टार और यहां भी लगा दिया स्टार। तो अब ये जो ब्रैकेट है ये 110% हमारे लिए मॉड 4 पैटर्न जनरेट करेगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अब रही बात बचे हुए 2A की, तो जैसा हम इस पैटर्न में अभी तक सीखते आए हैं, तो क्या रिमाइंडर हम बाद में अलग से अटैच कर सकते हैं? यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो रिमाइंडर 2 है 2A उठा के हम अटैच कर सकते हैं, और यहां पर भी क्या बी का पॉसिबल चॉइस देने में कोई कंजूसी करनी है? नहीं, सारे एम्प्टी स्पेस भर दो, काम ना आए तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में कोई पैटर्न हम जनरेट ना कर पाए।
So now this pattern is simply generating remainder 2. अब ये रिमाइंडर 2 आप पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छा कमेंट अभी एक लिख रहा था, वो क्या कह रहा, सर ए के पहले लिखूं ए के बाद में लिखूं तो चलेगा। हर वो काम जो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करना भी है। सही बात है कि नहीं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम में जो हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं करना भी है। मुझे ये जानना है कि ऐसा करके क्या खुशी मिलेगी। अभी ये देख के समझ भी आ रहा है कि mod 2 जनरेट हो रहा है, आप पहले लिखो बाद में लिखो। ये किस तरह की अक्लमंदी है, मैं कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ। मैंने कहा इसके दिमाग में आया कहां से होगा। कह रहा एक पहले लिखूंगा एक बाद में लिखूंगा, तब mod 2 जनरेट करूंगा। अगेन खैर, जैसा मैं कल से आपसे बार बार बोलते आ रहा हूं सर, एक्सप्रेशन सिर्फ लिखना नहीं है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश भी करनी है जिसको बाद में पढ़ना आसान हो या मुश्किल हो। वेरी गुड, वेरी गुड, जो पढ़ना आसान हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, बट अब इसको आप देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब अगर वो ए के पहले और बाद में लिखते तो ये तो आसान है। चलिए खैर, ये पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं? तो ज्यादातर पैटर्न जिनके लिए हमने डीएफएस बनाए, एनएफएस बनाए, उसके लिए धीरे धीरे ही सही, बट अब हम एक्सप्रेशंस लिखने लगे हैं। और जो सेकंड अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि लिखने के साथ साथ अगर कोई लिखा एक्सप्रेशन मिले उसको बाद में पढ़ना हो, वो हम कर पाए। यस, ये भेजा आनंद ने। बताओ भाई, बाकी लोग पूछ रहा है कि ये पैटर्न भी सही है कि गलत है। वेरी गुड, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जितने पैटर्न मिले कम होंगे। बाकी लोग एक बार से जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए क्या गड़बड़ है इसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो पहला पार्ट है mod 2 वाला, वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया है कि हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 4 के बारे में हम सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी काउंटिंग 4 होनी चाहिए। फिर भाई एक बात बताओ, आपने कैसे यार मुझे ए और बी दोनों का चॉइस दे दिया? तो मैं एक काम करूंगा, इस पैटर्न को वॉयलेट कर देता हूं। मैं यहां से सिर्फ सिंगल ए जनरेट करूंगा, 3 बार बी जनरेट कर लूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। आपने क्लियर कर, a प्लस बी के पावर 4 का मतलब है एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। ए बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग चलेगी, बस लेंथ 4 होना चाहिए। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो 100% गलत है, ये पैटर्न नहीं चाहिए था। हमें वो पैटर्न चाहिए जहां पे नंबर ऑफ ए हमेशा 4 रहे, ना कि टोटल लेंथ 4 रहे। यस, ये पैटर्न हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कहां? ये पैटर्न कहां काम आएगा? जहां पे सिंबल की बात की जा रही है स्पेसिफिकली, या सिर्फ लेंथ की बात की जा रही हो, कहां काम आएगा ये पैटर्न? वेरी गुड, ये पैटर्न काम आएगा जहां पर लेंथ की बात की जा रही हो। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, ओके, ग्रेट, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, और अगेन जैसा पहले हमने किया था डीएफए पार्ट में भी, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर वही पैटर्न करने की शुरुआत करेंगे, और इस बार एकदम रिटन फॉर्मेट में नहीं है, लैंग्वेज लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट पैटर्न बहुत सिंपल है, ए का पावर m, बी का पावर n,
और दोनों का रेंज कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से, isn't it? वेरी गुड। तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहां क्या करने की पॉसिबिलिटी है? तो 0 followed by anything is represented by a star, B followed by anything is also represented by a star. So that must be the expression if I number them for the first case. मुझे बताइए, एक बार फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? अभी सेकंड केस आप देखोगे ना, तो यहां पर दोनों का जो रेंज है वो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कहां से स्टार्ट किया? 1 से। तो देयर कुड बी डिफरेंट आइडियाज। या तो मैं ऐसा करूं, जैसे कई लोग लिख भी रहे हैं, ए कॉन्कैटिनेशन ए स्टार एंड बी कॉन्कैटिनेशन बी स्टार, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दो। यस, या फिर जब हम इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या डायरेक्टली लेंथ 1 से भी स्टार्ट करना हमें आता है? जी हाँ, दैट थिंग कैन बी डायरेक्टली डन बाय पॉजिटिव क्लोजर्स, इजंट इट? सो ए का पावर प्लस बी का पावर प्लस भी सेम आइडिया को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। यस। अब रही बात थर्ड केस की, तो यहां पर क्या है? a का पावर m, b का पावर n, एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तब अगेन आप चाहो तो इंडिविजुअली स्टार्ट करोगे, तो पहले मेरे को 2a चाहिए ही चाहिए, कॉन्कैटिनेशन विद a स्टार, या फिर मेरे को 3b चाहिए ही चाहिए मैंडेटरीली एंड देन फॉलोड बाय a स्टार। या फिर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या? इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम विद कीन क्लोजर, आप किसके साथ रखिए इसको? पॉजिटिव क्लोजर के साथ। सो यू कैन से ए along with positive closure and b square along with positive closure। एक बार देखिए, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? इसके अलावा आपने कोई भी पैटर्न लिखा हो, क्वेश्चन पूछिए, मैं एक एक पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। अगर आपने कोई भी पैटर्न लिखा, क्वेश्चन वाले उसमें कमेंट कर दो ताकि बाकी लोग भी उस पर काम कर सके फिर। यस। ओके, तो यहां पर किसी को डाउट है तो बताएं। एक पावर कम क्यों हो गई? क्योंकि भाई पॉजिटिव क्लोजर तो डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करता है ना। पॉजिटिव क्लोजर डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जबकि कीन क्लोजर 0 से चालू करता है। इसी वजह से एक पावर कम होगी 100%। ए प्लस बी किसके लिए लिख रहे हैं किशन जी आप ये? अच्छा, सर फर्स्ट वाले के लिए ये भी सेम लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगा ना? बताइए भाई, मैं बोल रहा हूं आप सभी को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। कुछ इसमें एडिटिंग भी की है बट कोई बात नहीं। क्या ये सेम पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा? तो मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा कि
आप एक बार में इन दोनों को सही कैसे मान सकते हो? इधर तो आप ये मान के चल रहे हो कि अच्छा ए का पावर, यहां मैंने क्या किया, रेंज ही तो चेंज की है। इधर 0 से चालू किया, इधर 1 से किया, इधर आपने पॉजिटिव क्लोजर मान लिया। यहां पर a प्लस बी होल स्टार लगाने का मतलब क्या हुआ, सोचो। a प्लस बी होल स्टार मीन्स यू डोंट रेस्पेक्ट एनीथिंग। यहाँ ऑर्डर नहीं चलेगा, काउंट नहीं चलेगा। इट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल लैंग्वेज, इजंट इट? हाँ, तो यहां पर तो आप b के बाद a भी जनरेट कर सकते हो, फिर b फिर a, आप जो चाहे वो पैटर्न जनरेट कर लो। बट सोचने वाली बात है, क्या हमारी लैंग्वेज में ये पैटर्न है? नहीं, लैंग्वेज में पैटर्न नहीं था। तो अगेन, अगर अभी भी आप ऐसा सोच रहे हो तो देयर इज बहुत खतरनाक बात है, और कुछ और ज्यादा आपको समय बिताने की जरूरत है एक्सप्रेशंस के साथ। रही बात इसकी, ये मेरी समझ से परे, ये कैसे आपने, कहां से ये आइडिया आया कि एप्सिलॉन के साथ एक का चॉइस दे, मुझे नहीं समझ आ रही है बात, बड़ा अजीब है। बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। आपको ये समझ आ रहा है कि इस पैटर्न में क्या गड़बड़ है? आपने a प्लस बी पे होल स्टार लगा दिया है, जिससे यूनिवर्सल पैटर्न जनरेट होने लगेंगे। और हमें जो पैटर्न लिखना था वहां ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे पहले a ही आना था, फिर b ही आना था। यस, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को इनमें से किसी भी पैटर्न पे? ओके, इन दोनों के लिए लिख के बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। अब देखिए, सबसे पहले जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अगेन, या तो आप ऐसा लिखिए, ए को कॉन्कैटिनेट करिए, ये कोई भी नया पैटर्न नहीं है, सिर्फ सिंबल की एक लेंथ बढ़ा दी है ना। ए कॉन्कैटिनेशन ए स्टार, बी कॉन्कैटिनेशन बी स्टार, सी कॉन्कैटिनेशन सी स्टार, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर अगर आप पॉजिटिव क्लोजर के साथ लिखना चाहें तो दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस। बात समझ आ रही है क्या? इससे सिंपल, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। हाँ, जो सेकंड पॉइंट है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, a का पावर n, b का पावर n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए ट्राई किया किसी ने? गरिमा कह रही है a b का पावर प्लस। अब लिख लेने दो, दो चार को क्यों परेशान करते हो? डार्क हाउस कह रहा है, यही पूछ रहा था भी, सिंगल ए पहले और बाद में लिख सकते हैं क्या? लिख दिया, कह रहा है ए का प्लस बी का प्लस। तो अगेन, लैंग्वेज लिखने की जो पॉसिबिलिटी है, पहले वो भी हमें ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लेनी है। कई लोग इस बात को खैर ऑब्जर्व कर भी पा रहे हैं, मुझे बताएं, ए का पावर एन, बी का पावर एन, ये लैंग्वेज रेगुलर है भी कि नहीं है? ये लैंग्वेज तो रेगुलर नहीं है। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं? है ना, हम तो इसको एज अ फॉर्मूला मान के चल रहे हैं। हम क्या फॉर्मूला मान के चल रहे हैं कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा तो वो रेगुलर हो जाएगा।
तो अगर हम ऐसा कुछ चमत्कार कर दें कि ए का पावर एन और बी का पावर एन आ जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं, तो भाई साहब ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। जहां तक बात इसकी है, अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ए बी के पैटर्न रिपीट होंगे। कम से कम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको तो इम्प्रूव करो। यहाँ पर क्या होगा, आपने टोटल ए बी पे प्लस लगाया है ना, तो दिस ए बी दिस एंटायर थिंग विल बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, ना कि इसका मतलब ए और बी का इंडिविजुअल पावर सेम होना होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और रही बात इसकी, तो इसके बारे में तो कोई डिस्कशन करने से फायदा है नहीं, ये तो अभी हम 2 मिनट पहले बना के आए हैं। अगर दोनों पर इंडिविजुअल पॉजिटिव क्लोजर है तो ये सेम पावर है कि डिफरेंट पावर होगा? डिफरेंट पावर हो सकता है, यहाँ सेम पावर होने का कोई मतलब नहीं बनता। बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक बार वैल्यू के साथ ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस पैटर्न। मुझे बताएं, जो कंफ्यूजन हो तुरंत क्वेश्चन में पूछते रहा करना। ये क्या बनाया आपने? ये अच्छा इसके लिए बनाया, ठीक है। तो जिसको भी जो डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछते रहिए। अभी ये जो लैंग्वेज लिखा है इसको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए क्या कहानी इससे आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोग पैटर्न लिख रहे हैं पुराने वाला। मैं एक बार याद दिला दूं आपको, क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? हाँ, ये तो प्रूफ किया था हमने जब लैंग्वेज पर डिस्कशन कर रहे थे। बट विल इट बी रिड्यूस डाउन टू स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल? नो। इसमें एक चीज आप इग्नोर कर रहे हो कि यहां मिनिमम लेंथ कम से कम 3 होगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों आप कर रहे हो। ज्यादातर लोग वही ए से स्टार्ट हुआ, ए से खत्म हुआ, सिंगल ए सिंगल बी, वो सारे पैटर्न यहाँ वैलिड लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कैसे लिखना चाहिए आपको? ए से स्टार्ट होगा, ए से एंड होगा, बट आपको बीच में पॉजिटिव क्लोजर लगाना चाहिए। दैट इज वन आइडिया। या फिर बी से स्टार्ट होगा, बी से एंड होगा, आपको यहां भी पॉजिटिव क्लोजर लगाना चाहिए। इसके अलावा अब जरा एक बार आप ऑब्जर्व कर लें कि आपको समझ आ रहा है कि कहां गड़बड़ किया आपने, या वो रटा रटाया पेल दिया। ध्यान से सर ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ, तो मुझे बताएं, इस लैंग्वेज के साथ इस एक्सप्रेशन को रिलेट कर पा रहे हैं? गड़बड़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, कुछ गलतियां होंगी, बट बस मैं जानना चाह रहा हूं कि वो सारी गलतियां आप ऑब्जर्व कर पाओ। अभी देखो, अभी अनेबल दिखा रहा है क्या?
जिसको भी क्वेश्चन भेजना है भेजिए। कोई कंफ्यूजन है किसी भी पैटर्न में, आपने कुछ और लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी ए बी ए कैसे एक्सेप्ट होगा? यहां से हो जाएगा, स्टार्टिंग में ए, लास्ट में ए, बी ए बी इधर से जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव क्लोजर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए बी बी ए रिजेक्ट होना चाहिए। क्यों लगा दिव्या आपको ऐसा? मैं बोलूंगा W इज ए, WR इज ऑल्सो ए एंड दिस इज C, दैट विल बी ऑल। तो क्यों रिजेक्ट होना चाहिए भाई? ये तो वैलिड स्ट्रिंग है। आप मुझे बताओ, जो क्वेश्चन के अंदर डोमेन का रेंज दिया है, क्या उसको मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं क्या? इट्स 100% इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग। यही तो पॉइंट है कि यहां पर हमें समझ नहीं आ रहा होता, बट ये प्रॉब्लम दरअसल इट गेट रिड्यूस डाउन टू स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। ये सब क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी और फिर a प्लस बी का होल स्टार एंड देन a प्लस बी। भाई एक बात बताओ, ये तो स्टार ऐसे तो मैं खत्म करूंगा। जब आप मुझे स्टार्टिंग और लास्ट दोनों जगह चॉइस दे रहे हो, तो फिर आप मुझे कैसे कंपल कर दोगे कि मैं सेम सिंबल से स्टार्ट करके खत्म करूं? इधर मैं a लिखूंगा, इधर मैं b लिखूंगा, मैं तो यहां से a b स्ट्रिंग जनरेट कर लूंगा। ये लिखा आपने ए बी पर पॉजिटिव क्लोजर, कॉन्कैटिनेशन ए प्लस बी पर पॉजिटिव क्लोजर, कॉन्कैटिनेशन ए प्लस बी पे पॉजिटिव क्लोजर। प्रिया कुमारी जी, ऐसे लिखा आपने। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पैटर्न जो हमें समझ आ रहा है, स्टार्ट करना एंड करना है सेम सिंबल से, यही मैं जानना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं। जब आप मुझे ऑटोमेटिक चॉइस दे रहे हैं यहां पे, तो क्या मैं यहां से ए और यहां से बी निकाल लेने का अधिकारी नहीं हूं क्या? आप मुझे बताओ। यहां से जो चाहे वो रख लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं अपनी समझ से बता सकता हूं, दे आर नॉट वेरी व्हाट शुड आई से, दे आर नॉट वेरी लॉजिकल मिस्टेक्स, बहुत डम मिस्टेक्स है ये। अभी तक हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ए प्लस बी चॉइस लिखना अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, काफी है कि मैं टोटल चॉइस दे रहा हूं आपको। मुझे ए से स्टार्ट करके ए पे एंड करना है, बी से स्टार्ट करके बी पे एंड करना है। तो ये कैसे लिखा आपने? दूसरी बात, अब तो आपको सॉल्यूशन भी पता था। मैं मान लेता कि आपने लिख भी लिया, ये सॉल्यूशन देख के आपको बात समझ आ जानी चाहिए थी कि मैं स्पेसिफिकली अलग अलग लेके चलूंगी। अभी उसके बाद भी आप पूछ रहे हो, तो मेरी समझ से बाहर है। कहां गड़बड़ हो रही है? क्या a प्लस बी या a डॉट बी का क्या मतलब है? इसमें कंफ्यूजन है आपको? मुझे बताओ। थैंक यू सो मच डार्क जी। ठीक है, तो आपको बात समझ आ रही है कि आप थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। ए से स्टार्ट करना, ए से एंड करना। अच्छा दोबारा आप बताओ, क्या इन सब के लिए सिंपल पैटर्न नहीं लिखा लिया मैंने? मुझे बताओ, इन सब के लिए स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम सिंबल। यार ऐसा मत करा करो मेरे साथ। मुझे समझ आता है कि पता नहीं है कल की क्लास पढ़ के आए कि नहीं आए हैं। मैंने स्टार्टिंग एंडिंग विद ए लिखाया आपको, उसके बाद मैंने स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल लिखाया आपको, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल लिखाया आपको। उसके बाद कहीं जाके मैं क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर रहा हूं आपसे, तो मैंने लॉजिकल ऑर्डर वायलेट नहीं किया। आप होमवर्क करके आए हैं कि नहीं आए ये क्वेश्चन पूछने का, इस पर मुझे भारी शक है। मेरी समस्या समझ रहे हैं?
अब अगर हाई क्लास में जाके आप a प्लस बी में गड़बड़ करोगे तो कैसे इंटीग्रेशन कैसे सिखाएंगे? रिवीजन करिए भाई। जो लोग जिनको अभी भी कंसेप्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं क्लास में हो गया तो हो गया, उसके बाद जाके दोबारा बनाइए, दोबारा कोशिश करिए, फिर समझने की कोशिश करिए, इजंट इट? खैर, इसके अलावा किसी ने कुछ और बनाया तो बताएं। वेरी गुड। और कोई पैटर्न? ओके ओके, आगे बढ़ता हूं। ये लैंग्वेज याद है? ये हमने क्या प्रूफ किया था, रेगुलर की नॉन रेगुलर? रेगुलर। तो लिख डालो एक्सप्रेशन फिर। दोनों तरफ से बात ट्रू है ना? अगर रेगुलर है तो एक्सप्रेशन होगा, या एक्सप्रेशन है तो रेगुलर होगा। ए का पावर m, b का पावर n and m plus n is a even number. ओके, तो अगर आपको याद हो m प्लस n मिलके इवन आएगा, है ना? दो तरीके से ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कैसे? या तो पहला इवन और दूसरा दोनों इवन हो तो सम इवन होता है, या तो दोनों ऑड हो तो हमारा सम इवन होता है। याद आ रहा है पॉइंट आपको? ये आइडिया हमने फॉलो किया था, ठीक है। अब अगेन, अगर आपने जो मशीन बनाई थी उसका भी रिमेम्बरेंस, उसकी भी याद आपको हो, तो ए इवन हो, इंडिविजुअल ए पे कभी साइकिल नहीं लगाऊंगा। मॉड वाले पैटर्न से भी आपने सीखा है, ए की पावर 2 पे स्टार लगाइए, जहां से आपको पूरी सहूलियत मिलेगी इवन नंबर ऑफ ए जनरेट करने की। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑर्डर याद करना है। उसके बाद इवन बी जनरेट करने की। ये पहला पैटर्न काइंड ऑफ आपने कंप्लीट कर लिया, इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ बीज। देखिए जरा, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? यस। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न सोचिए। अगेन, जैसा मैंने आपसे बोला था, सिंगल ए पे साइकिल लगाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तरीका यहां भी सेम है। पहले इवन नंबर ऑफ ए जनरेट कर लो या इवन नंबर ऑफ बी जनरेट कर लो, और उसको उसके बाद में 1 ऐड कर दो। दैट इज मोर लॉजिकल थिंग टू डू। तो बिल्कुल सेम आइडिया, जिस आइडिया पे सर हमने मशीन बनाया था, वो सेम आइडिया यहां पर रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। गौर करिए, मुझे बताइए आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर है पॉइंट सभी को? अब इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और लिखा है तो बताए। पहले से मत भेजा करो यार। तो क्यों भेजा, पागल हो? कितनी बार समझाया? पहले जब बनाऊं उसको ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद कुछ डिफरेंस हो तो भेजा करो। नहीं समझ पाता है बताओ? अपना भी टाइम वेस्ट कर, तो मेरा भी। ये पैटर्न देखो, आपने ये बनाया, बहुत खुशी की बात। आपने कुछ और बनाया, लेकिन उससे मिस्टेक आपको समझ आएगी कि अच्छा यार ये अपन ने गलत कर दिया, तो भी खुशी की बात। अगर आपको बनाने के बाद, ये ऑब्जर्व करने के बाद भी लग रहा है कि आपका सही है, सिर्फ तब भेजो, तब उस पर अपन काम करें। अगर बात क्लियर है तो फिर भेजने से क्या फायदा?
आपको गलती अपनी ना समझ आ रही हो, या हो सकता है सही हो, आपने किसी और तरीके से लिखा हो। सर इससे ही हो जाएगा ना। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो दो ऑप्शन हमने लिए कायदे से बीच में जहां यूनियन लगाया है, सिर्फ सेकंड वाला ही काफी, आप ऐसा पूछ रहे हो क्या? बताओ भाई बाकी लोग, अब आप बताओ, बाकी लोग को भी सीखने का मौका मिले। हर्ष बोल रहा है सिर्फ सेकंड वाला ही काफी है, तो कोई स्ट्रिंग लिख लेते हैं। बताएं क्या लिखें? डबल ए डबल बी, या मैं तो कहता हूं एक काम करो, उससे भी आसान क्या होगा, एप्सिलॉन लिखो ना। इससे छोटा क्या है? एप्सिलॉन वैलिड है कि इनवैलिड है? एप्सिलॉन वैलिड स्ट्रिंग है। जहां पर ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो दोनों का सम इवन है। लेकिन मुझे बताओ भाई, इधर से आप देखोगे तो कैसे आप एप्सिलॉन जनरेट करोगे, ये बताओ। या फॉलोड बाय दिस, इवन का तो कोई भी पैटर्न में जनरेट नहीं कर पाऊंगा। डबल ए डबल बी, फोर टाइम्स ए फोर टाइम्स बी, ये पैटर्न कैसे बनेंगे बता सकते हो? सिर्फ सेकंड पैटर्न से। बन रहा है, बताओ। वेरी गुड, कैसे बनाओगे बताओ? इस पैटर्न से ये वाला स्ट्रिंग कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से सही बोल रहा है, इसलिए तो पूछ भी रहा है वो। बताओ बेटा, वेरी गुड, कैसे बनाओगे? अरे भाई, जब यहाँ पे सिंगल मिलेगा, इधर से या तो दो मिलेगा, या तो चार मिलेगा, या तो छह मिलेगा, तो दो ए कहां से आ जाएंगे? ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई कहां गलत सोच रहे हो आप? आ गई सर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, मोदी जी पूछ रहे हैं इसमें कहा हम गड़बड़ कर दिए, बताओ भाई बाकी लोग। कहा ये क्या इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक है? इन्हें लगा एक बार इन्होंने पॉजिटिव क्लोजर लिया, एक बार कीन क्लोजर लिया, तो सब हो गया मामला सेट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यश, अगर आप ध्यान से सोचोगे आप समझोगे। इधर आपने कीन क्लोजर लिखा, मान लीजिए इसको नंबर टू बोल देता हूं। इधर आपने वन लिखा, वन ऑलरेडी सबसेट है टू का, इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत थी भाई? ये तो ऑलरेडी इसके अंदर कवर नहीं हो रहा क्या? सोचो आप, मुझे तो लगता है इसी के अंदर कवर हो रहा है भाई। उधर जीरो से चालू कर रहे हो, उधर वन से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड देयर। फिर इसको आपको ऐसा क्यों लगा इसको अलग से लिखूंगा तो बेटर रहेगा? ये दोनों ही इवन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑड का तो पैटर्न आया नहीं यहाँ पे। ये आपने चारों केस लिखे, देखो आपने क्वेश्चन लिखा, चारों केस लिखे, मुझे समझ आया आपकी लर्निंग अच्छी चल रही है। मुझे बताओ दोनों में से ऑड वाला केस कौन सा है? यश, मुझसे मत पूछो, आप तो मुझे बताओ, जनरेट करके दिखाओ। अगर टू स्टार से ऑड हो सकता है तो फिर ये बताओ इवन कौन सा है? कुछ तो अब तक आपकी भी समझ बनी होगी। मैंने मॉड के पैटर्न्स करा दिए, मैंने लेंथ के पैटर्न कराया, कुछ तो आप भी सीख के आए हो। आप मुझसे ये मत पूछो कि टू की पावर एक ही बार टू से ऑड बनेगा कि नहीं। मुझे तो ये बताओ इससे क्या बनेगा, ऑड बनेगा, इवन बनेगा, दो कुछ भी बना लोगे, ये बताओ। सोचो। इवन बनेगा।
तो फिर बताओ दोनों में से ऑड वाला पैटर्न कौन सा लिखा आपने? अगर इससे इवन बन गया, ठीक है मैं समझ गया, फिर ऑड किससे बनेगा? तो फिर मैंने कुछ बताया नहीं आपको, मैंने सिर्फ कुछ सवाल पूछे हैं आपसे। मजे की बात क्या है, देखो मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं। और अगर आगे बढ़ना है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, अच्छी कंपनी में जाना है, आप सभी लोगों के अंदर दिमाग है कि नहीं है? है। अब कॉलेज के टीचिंग वाली बात भी नहीं है, सही गाइडेंस भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है, जो बेस्ट पॉसिबल मिल सकते वो मिल रही है। प्रॉब्लम ये है, इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करना, दिन में 10-10 मिनट मेडिटेशन करा करो। मैं भी क्लास से पहले करता हूं, रोज सोचना हम क्या गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से ज्यादातर लोगों ने या तो बचपन से आज तक या समय के साथ धीरे धीरे सोचने की शक्ति छीन कर दी, अपनी सोचना ही बंद कर दिया। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इसके बारे में, आप कोई लिख रहा है कि मतलब सोचना, मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, मैं रियल एडवाइस दे रहा हूं, मैं खुद भी इस चीज पे काम करता हूं। जहां सोचना नहीं है वहां तो आप सोचते हैं, जहां सोचना चाहिए वो लिखता है कि मैंने जल्दबाजी में कर दिया। मैंने तो इस तरह के कमेंट पे रिप्लाई करना भी छोड़ दिया। आपने किया, आप भुगतेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप प्रॉपर प्रयास नहीं करते क्वेश्चन के साथ। अरे क्वेश्चन लेंगे 2-4-5 मिनट, आपको शायद जल्दी रहती है सभी को इसका आंसर कैसे लिख दे, ये क्या बात हुई भाई? उस क्वेश्चन को देखिए, उसके बारे में ऑब्जर्व करिए, सोचिए, फिर लिखिए। लिखने के बाद फिर सोचिए कि यार अपन ने कहा, ये क्यों लिखा मैंने, वाई इज इट सो, वाई इज इट सो, वाई इज इट सो, वाई इज इट सो। अपने आप से बात करते रहो। जब ऐसा कंटिन्यूअसली करोगे तो आप देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो रही है, और जो आप लिख रहे हो वो लिखने में गलतियां भी कम हो रही है, क्योंकि मेंटली इन्वॉल्व हो आप वहां पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग वहां पे पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। और जो पुराने पैटर्न ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए, उन पैटर्न के बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, वो हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी में डेवलप नहीं हो पा रही है। सोचिए, इस बात पे विचार करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पर्याप्त समय नहीं बिता रहे उसके साथ, अच्छे से सोच नहीं रहे हैं। आधे लोग क्या करते हैं, कान में गाने लगा रखे हैं, सामने यूट्यूब चला रखा है, पता नहीं किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। बट सर, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। पढ़ना आसान काम होता तो हर कोई पढ़ लेता क्या? मुझे बताओ। जब आप गेम खेलते हो फोन के अंदर, कैसा खेलते हो मुझे बताओ? मम्मी बोल भी होगी ना खाना खा लो, तो भी हाँ ठीक है बना दो, लगा दो, ऐसा ऐसे होता है। कोई अगर सब्जी की जगह मिर्ची का अचार रख दे तो वो भी खा लोगे आप। आपका ध्यान किधर है? पूरा 100% कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी कल परसों ही मुझे एक मिला, कह रहा पाकिस्तानी तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा है, फोन में कहां से पाकिस्तानी मिल गया तुझे? कह रहा सर वो गेम है भैया, गेम है, और इसमें ना पूरे दुनिया के लोग खेलते हैं, और मैं तो रोज पाकिस्तानियों को हरा रहा हूँ। मैंने कहा असली देशभक्त हुई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो लगा हुआ है इसमें। टैंक का कोई गेम था, और कह रहा मैं हरा रहा हूँ भैया पाकिस्तानियों को, हम इंडियंस का ग्रुप है, मिलके मारते हैं भैया इन्हें। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये भी देख ले, ऐसा ना हो गेम ही पाकिस्तानी का हो, सारा पैसा उसे ही मिल रहा हो, और रोज रोज बैठ के हंसता हो कि अजीब पागल आदमी है। खैर, तो इस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में देखिए, सबसे मुश्किल काम है सोचना। हमें लगता है आसान है, क्वेश्चन देख के डरने में कितना मिनट जाता है? 5 सेकंड। बिना क्वेश्चन पढ़े, बिना सोचे लिखने में, नहीं ऐसे ही सोसाइटी, बिना सोचे बिना समझे आंसर लिखने में कितना जाता है? 10 सेकंड। लेकिन मेहनत वहां है जब आप सोचें, जो लिखा गया है उसको पढ़ें, और उसके बाद क्या करें? प्रैक्टिस करें, तब कुछ बात बनेगी। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए,
और वहां पर सोचिए। अब आप समझिए, साइंटिस्ट हैं या कोई भी लोग हैं, वैक्सीन बना रहे हैं लोग, हम तो बोल देते हैं वैक्सीन अभी इतनी जल्दी क्यों नहीं बना रहे। कितना मुश्किल होता है एक नई चीज सोचना जिसके बारे में अभी तक किसने काम नहीं किया, उस आइडिया को लेके आना। यस, और यही क्रिएटिविटी है, इसी काम को करने की दुनिया में पैसे मिलते हैं। इस बात को समझिए। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोचना आसान है, दुनिया में ज्यादातर लोग सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, बताओ? नहीं सोच रहे होते वो, तो वो उनको ऐसा काम दिया जाता है जो रिपीटेटिव नेचर का है, जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बैंक में बैठकर क्लर्क बना हुआ है, पैसे कोई कोई जमा कर रहा है, कोई गिन रहा है, सब रिपीटेटिव नेचर के काम है। जहां पर भी दिमाग का उपयोग होगा। अच्छा समझिए, मान लीजिए एक आदमी किसी ढाबे पे खाना बना रहा है ना, बस बना रहा है बना रहा है बना रहा है डेली, वो नहीं सोच रहा। एक आदमी उसमें दिमाग भी लगा रहा है, कहते यार आज सेट के लिए कोई ऐसी नई सब्जी का आविष्कार करता हूँ, कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ। 8 घंटा खाना बनाने के बाद शाम को 1 घंटा कुछ दिमाग लगा रहा है, चल एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे लोगों की इतनी रेसिपी देखता हूँ, एक रेसिपी मैं भी अपनी बना के डालता हूँ, और इस तरह कोशिश कर रहा है। तो आप बताओ लाइफ में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। इतने सारे लोग हैं जो कहां कहां पहुंच गए होते हैं, बट पॉइंट ये कि सोच नहीं है। फिर वही हैशटैग मोदी रोजगार दो। अबे फोन तेरे पास है, तेरी कला तेरे पास है, कुछ कर तो भाई। मोदी क्या करेगा इसमें यार? नहीं। तो आप लोग भी सोचिए, एफर्ट करिए, इम्प्रोवाइज करिए, और देखिए कहां आप गलत कर रहे हैं। सिर्फ रोज क्लास अटेंड करने से होगा क्या, मुझे बताओ ना। इस पर 5 मिनट बात करना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली अभी हम उस जगह नहीं पहुंच पा रहे। सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा सर, वहां पे आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये मॉडर्न तपस्या है, ऐसा आंख बंद करके ओम नमः शिवाय वाली नहीं है। ये उससे मुश्किल साधना है, ये तपस्या है। आप किसी भी फील्ड में सोचिए लाइफ में, मान लीजिए कोई कोई तबला बजा रहा है, कोई कोई पियानो बजा रहा है। होता है ना, स्टार्टिंग में लोग पियानो नहीं बजाना सीखते, गाना बजाना सीखते। गाना रट लिया, वही बजा रहा है। एक ही गाना रटा हुआ है, हमें नहीं पता और क्या सिस्टम है, वो रटा हुआ उसी को बजा रहे हैं। फिर बजाते बजाते थोड़ा बेहतर बजाना सीख गए, जो 5 7 10 50 धुन है वही आपको आता है। किसी माता के जागरण में, किसी के बर्थडे में बजा सकते हैं बस। अगर मुंबई जाके सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ भाई साहब? सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हर फील्ड के अंदर ऐसा है। यस, चलिए आगे बढ़ता हूं। और इस बात का कंक्लूजन क्या हुआ? एफर्ट इंप्रूव करिए, सोचिए और सोचिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इतना भी मत सोच लीजिएगा, ये ज्यादा सोच हो गई मुझे लग रहा है। ये क्या हुआ? आपने ए की पावर 2 पे स्टार दिया, इवन जनरेट किए। बी की पावर 2 पे स्टार दिया, यहां से भी इवन जनरेट किए। फिर साथ में आपने मुझे चॉइस दिया एप्सिलॉन का ए के साथ। ये क्या है? ये हत्या है या भ्रम हत्या है? क्या है ये हत्या नहीं है सर, ये भ्रम हत्या है। इसके लिए फांसी होती है। जब आप मुझे एप्सिलॉन और ए में चॉइस दे रहे हैं, तो फिर कहां ये ऑर्डर इवन रह गया? फिर तो आप जो बोलो मैं वो कर दूं। मुझे बताओ। अब यहां से मैं अलग अलग पैटर्न आपसे पूछूं, लो इसको तो कर देता हूं नल, कर सकता हूं ना? दोनों को नल रख सकता हूं, सिंगल ए जनरेट कर सकता हूं, सिंगल बी जनरेट कर सकता हूं, दोनों जनरेट कर सकता हूं। तो बताओ, ये तो मैं चारों पैटर्न बना लिया, फिर बना क्या? फॉलो कर पा रहे हैं?
हमें सर सिर्फ इवन चाहिए जिसके लिए या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो। अखिलेश को ऐसा लग रहा है कि अच्छा ट्राई किया था। भाई एड्रेस ले लो, मेडल पहुंचा देना इनके घर। मुझे नहीं लगा अच्छा था ये। हमारे गांव में होता है, दो चौधरी हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, ना उन्होंने कुछ किसानी में कमाल करके दिखाया, ना समाज में कुछ बदलाव किया, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वो दोनों लूजर हैं। हाँ चौधरी, अरे चौधरी आइए आइए, एक चौधरी दूसरे को चौधरी बोल रहा है, वो चौधरी, दोनों ही लूजर हैं ये। ऐसा देखा आपने? समाज इनकी इज्जत नहीं कर रही, एक दूसरे की इज्जत करते हैं आपस में। बस दोनों खुश है, जब भी इज्जत चाहिए होती है वो दूसरे के घर जा रहा है, वो पहले घर आ रहा है। चलिए, मजा है, भारत में जीने का मजा है। ओके ओके सर। तो अब मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपसे दोबारा पूछता हूं, जिस पे मैंने जानबूझ के पहले बात नहीं की। जरा ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन देखो, R1 और R2, और मुझे बताओ इनका लैंग्वेज क्या है। ऐसा मत बोलिए मैं भी चौधरी हूं। मानिक चौधरी, रोज तुम्हें जलील करता हूं, बेइज्जती करता हूं, वो बात नहीं तुम्हें समझ आता, या तुम्हारी बेइज्जती हो गई। बस शर्म करो यार, इतनी ही ईगो अंदर है तो पढ़ लिया करो ना, फिर थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ये है समस्या इस देश में। चौधरी जी की इज्जत पे बन गई, चौधरी कैसे बोल दिया सर ने। भाई जाहिल आदमी तो फिर पढ़ भी ले। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इन्हें बात अब ये है, लकीर के फकीर, जो समझाना चाह रहा था वो नहीं समझा इन्होंने, इन्हें सिर्फ अपना सरनेम दिखा उसमें। चलिए बताइए, दो लैंग्वेज है R1 और R2, मुझे बताइए कि दोनों का क्या लैंग्वेज है। अब यहां तो स्टार लगा हुआ है तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल स्टार्ट फ्रॉम एप्सिलॉन एंड देन सिंगल ए एंड देन डबल ए एंड देन ट्रिपल ए एंड सो ऑन एंड सो फॉर। यस, चलेगा ऐसा। अब ये आप देखो ध्यान से, वेरी गुड। तो जो सेकंड पैटर्न लिखा है, ये जैसा वो लिख रहा आदित्य, फिजूल में लिखा है, यानी कि व्यर्थ कर दिया, जरूरत नहीं थी इसकी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टार है, ए स्टार है, तो क्या ये सारे लेंथ जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है? जी हाँ, जबकि ये तो सिर्फ इवन नंबर ऑफ ए जनरेट करेगा। मैं चाहता हूं इतना तो समझे, इतना एफर्ट करने के बाद आप फर्स्ट पार्ट हैज अ पॉसिबिलिटी टू जनरेट ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। सो अगेन, अगर फिर भी आप मुझे फोर्स करोगे मैं लैंग्वेज लिखूं, तो मैं लैंग्वेज तो सेम ही लिखूंगा सर, लाइक दिस। तब आप मुझे बताएं, कैन आई से द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन 1 is equal to the language represented by regular expression 2? Yes? Okay. तो अब ध्यान से समझिएगा, टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेट। अच्छा, दो फाइनाइट ऑटोमेटा याद है आपको? दो मशीन को इक्वल हम कब बोल सकते हैं? जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ स्टेट्स हो, सेम ट्रांजिशन हो, या वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें। Talking about finite automata, very good, very good. When they accept same language, when they accept same language. Similarly, here also two regular expressions are said to be equal if and only if, बताओ कब? When they represents the same language. तो यहां पर आपको बात समझ आ रही है, ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, इनके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर हैं, डिफरेंट टाइम लेंथ है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका लैंग्वेज सेम है
तो बोलूंगा कि ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल हैं। फॉलो कर पा रहे हो क्या इस बात को? आज के बाद कोई पूछ ले इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे। देखिए ऊपर क्या लिखता हूं, every regular expression can generate only one regular language, but a regular language can be generated by more than one expression. Means two different expression can generate the same language. हाँ हो रहा है, ये दोनों सेम ही लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं। कहता है एक एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज जनरेट करता है, लेकिन दो अलग अलग एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम उन दोनों एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इक्वल। Two expressions are said to be equal if they generate same language. बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो इक्वालिटी पे कोई डाउट है क्या किसी को अभी? ठीक है, अब मैं कुछ और बेसिक बात करता हूं किस चीज की, प्रॉपर्टीज वाली। हालांकि इसमें बहुत सारी बात बहुत ऑब्वियस है, लेकिन एक बार उन पर डिस्कशन होके क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर मैं आपसे क्या पूछता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी समझते हैं। मैं मान लीजिए यहां पर बोलता हूं एक एक्सप्रेशन है R1, एक एक्सप्रेशन है R2। क्या R1 प्लस R2 यानी कि यूनियन यानी कि चॉइस भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा? यस और नो? अगर R1 एक एक्सप्रेशन है, R2 एक एक्सप्रेशन है, तो क्या R1 प्लस R2 भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा? यस। सिमिलरली मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है अपने मन से कोई भी पैटर्न लिख लो। इफ यू हैव अ डाउट कि भाई ये R1 है या R2 स्टार है, समथिंग लाइक दिस, दोनों का कॉन्केटिनेशन करोगे तो कॉन्केटिनेशन के बाद जो मिलेगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, या यूनियन करोगे तो जो मिलेगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली कीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर, तो अगर किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम कीन क्लोजर लगाएंगे तो अगेन क्या हमें रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा? यस। पॉजिटिव क्लोजर लगाएंगे तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। यहां कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, क्लोजर की बात आपको समझ आती है। नेक्स्ट कर लेते हैं एसोसिएटिविटी। यहां मैंने फिल इन द ब्लैंक रखा है दोनों जगह। लेट मी से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। मुझे बताओ भाई ये मैं क्या मानूं, ट्रू या फॉल्स? मतलब बॉक्स में आपको यस और नो लिखना है। इक्वल या नॉट इक्वल? अगर तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है, एसोसिएटिविटी का मतलब समझते हो ना, ऑर्डर। एसोसिएटिविटी मींस ऑर्डर। तो अगर मैं पहले R1 R2 का यूनियन करूं, फिर उसके साथ R3 का करूं, या इधर R2 R3 का करूं फिर R1 का करूं, तो दोनों केस में इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा? इक्वल होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो चॉइस भले ही है, बट अल्टीमेटली लैंग्वेज में R1 R2 R3 तीनों का चॉइस आपको मिलेगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पहले कौन सा चॉइस लिया बाद में कौन सा चॉइस लिया? अल्टीमेट कंक्लूजन तो सेम ही रहेगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके जब आप इधर आएंगे बहुत सारे लोग इसको नॉट इक्वल बोल रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है ये भी इक्वल है यार। बिकॉज जब आप कॉन्केटिनेट करोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? R1 डॉट R2। इधर से कॉन्केटिनेट करोगे तो शायद दोनों जगह सेम ही पैटर्न तो मिलेगा।
R1.R2.R3। देखो जरा ऑब्जर्व करो, in both of the places you are going to get the same pattern, R1.R2.R3। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? तो अब दो प्रॉपर्टीज यहां पे फुलफिल होती नजर आ रही हैं, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। कितने लोगों ने डिस्क्रीट मैथ पढ़ा है मुझसे यहाँ पे? डिस्क्रीट मैथ्स बहुत लोगों ने पढ़ा है। ग्रुप थ्योरी याद है? ग्रुप थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ में ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लोजर के बाद अगर एसोसिएटिव भी करने लगे तो सेमी ग्रुप। अब इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में पूछ लेता, आपसे पूछेगा a set of regular expression with respect to union and concatenation forms a semi group। रेगुलर एक्सप्रेशन का सेट कॉन्कैटिनेशन और यूनियन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है। बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है, समझ आ रहा है? हाँ, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने फिल इन द ब्लैंक बना के रखा है। आर में ऐसा क्या कॉन्कैटिनेट करूं कि दोबारा आर मिले, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन? या किस चीज का चॉइस दूं, प्लस किस चीज का चॉइस दूं कि दोबारा आर मिले? तो आई थिंक पहले केस में अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो you'll get an epsilon, isn't it? अगर आर में एप्सिलॉन को कॉन्कैटिनेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको दोबारा आर ही मिल जाएगा। बताइए, बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत साधारण बात है। ठीक उसी तरह आर में हम किस चीज की चॉइस दें? वेरी गुड वेरी गुड। तब आप मुझे बताइए, ये फॉलो कर पा रहे हैं? दैट दिस एप्सिलॉन इट एक्ट्स एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कॉन्कैटिनेशन। सिमिलरली phi empty set acts as a identity element for union operation। जिस तरह मैथ में हम कहते हैं ना, ए में ऐसा क्या ऐड करें कि दोबारा ए मिले, और ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ए मिले, तो आंसर अलग अलग होता है ना। यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1। ठीक उसी तरह ऑपरेटर चेंज होने पे यहां भी एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है? एप्सिलॉन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। जबकि चॉइस के लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है? यूनियन के लिए, प्लस के लिए फाई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ एक बार। सेकंड में आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर। हम जो एलिमेंट निकालते हैं वो आर के लिए निकालते हैं या इन जनरल पूरे सेट के लिए निकालते हैं? तो R1, या मान लीजिए अगर आप मुझसे पूछेंगे R प्लस आर इज इक्वल्स टू आर होगा, हाँ ये तो चलेगा, लेकिन R1 में जब R ऐड करेंगे तो फिर R1 नहीं मिलेगा, यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो R1, R2, R3, R4 हर किसी के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और फाई सबके साथ करेगा। सोचिए, R तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आई वॉन्ट दैट एलिमेंट। अब मैं आपसे पूछ लूं, बात समझ आ रही है? ओके ओके, सो दिस इज वन आइडिया। अच्छा, अगेन जो ग्रुप थ्योरी वाले लोग हैं, बताओ भाई,
अगर आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर लिया, वेरी गुड, और क्लोजर और एसोसिएटिव हम पहले सेटिस्फाई कर चुके थे, वेरी गुड, नाउ इट बिकम्स ए मोनोइड। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं सर? मोनोइड बोल सकते हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ना है आगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोनोइड के बेस पे कुछ बता रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको याद दिलाते चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी कौन सा होता है सेट्स में? इनवर्स। यस, इनवर्स क्या? वो एलिमेंट जिसके साथ ऑपरेट करके दोबारा आइडेंटिटी मिले। तो कॉन्कैटिनेशन का आइडेंटिटी एप्सिलॉन है और यूनियन का आइडेंटिटी फाई है। कॉन्कैटिनेशन का आइडेंटिटी इज एप्सिलॉन एंड यूनियन का आइडेंटिटी इज फाई। अगेन हमें बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में हम ऐसा क्या फिल करें, कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। बताइए सर क्या आंसर होगा? पॉसिबल है कि नहीं है? अभी अगर आर ऑलरेडी मेरे पास है और आप कॉन्केटिनेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो उसे मैं एप्सिलॉन कैसे कर दूंगा? अगर एक चॉइस में आर मेरे पास है तो टोटल चॉइस फाई कैसे हो सकती है? शायद दोनों में से एक जगह भी पॉसिबल नहीं है। अगर इनवर्स के लिए हमें एलिमेंट मिल गए होते तो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन भी ग्रुप बन गए होते? हाँ, क्योंकि इनवर्स के सेटिस्फाई होने के बाद तो ग्रुप बन जाते हैं। बट कोई बात नहीं, ग्रुप भले ही ना बने, कहां तक ये पहुंच गए हैं? मोनोइड तक, क्योंकि एसोसिएटिव, उससे पहले क्लोजर और उसके बाद आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी इन्होंने सेटिस्फाई की है। क्या यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके सर, ग्रेट। फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। ये चारों स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताइए कि कौन, ये सारे जो लर्निंग है ये थ्योरेटिकल है, ये सारी की सारी लर्निंग बाद में क्वेश्चंस में काम आएगी हमारे? ये थ्योरेटिकल नहीं है सर, और अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हैं। एवरीथिंग विल बी यूज, हर चीज बाद में काम आएगी। तो इनको ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कैसे काम आएगी, कैसे करोगे। दो मिनट का समय ले हर कोई। ओके, तो लेट मी गो वन बाय वन। अगर फर्स्ट आप देखेंगे R1, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ऑब्वियसली कॉन्कैटिनेशन के साथ चॉइस में, R1 कॉन्कैटिनेशन R2, R1 कॉन्कैटिनेशन R3, क्या ये 100% होल्ड करेगा? यस। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, कॉन्कैटिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव टुवर्ड्स यूनियन और टुवर्ड्स चॉइस, यस और नो? कॉन्कैटिनेशन
इज डिस्ट्रीब्यूटिव टुवर्ड्स यूनियन, कॉन्केटिनेशन यूनियन पे जा सकते हैं, और ये चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो, शायद कोई फर्क नहीं पड़ता. हियर ऑल्सो R1 concatenation R3 एंड R2 concatenation with R3. पहले दो पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट हैं. क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है आपको? ओके सर, ग्रेट. थर्ड और फोर्थ में पहली बहुत सारे लोग प्रॉब्लम समझा रहे हैं. अगेन आप इस बात को समझिए, ये अपने आप में ऑलरेडी रिजॉल्व्ड एक्सप्रेशन है. यहां पे दो स्ट्रिंग मिलेंगी, कौन कौन सी? यहां पे दो स्ट्रिंग मिलेंगी, कौन कौन सी? या तो सिर्फ R1 मिलेगा या तो सिर्फ R2 R3 मिलेगा, या तो सिर्फ R1 या तो R2 R3. यस और नो? बताइए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे तो 100% नहीं चलेगा, दैट विल बी इनवैलिड. सिमिलरली इधर भी या तो सिर्फ R1 R2 मिलेगा तो R3 मिलेगा. ये जो कर रहा है इससे तो आप समझ पा रहे हैं, R1 R2 देन R1 R3 देन R3 R2 R3 R3, ये सारे केसेस बनेंगे. तो ये 100%, एक्सक्यूज मी, ये 100% इनवैलिड हो जाएगा. फॉलो कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? Concatenation is distributive towards union, but union is not distributive towards concatenation. Concatenation is distributive towards union, but union is not distributive towards concatenation. सही बात है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? एक बार इस पे बता दीजिए. आइडम्पोटेंट. अगर दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, उस एक्सप्रेशन का उसी के साथ हम यूनियन करें या उसी के साथ कॉन्केटिनेशन करें, क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है? वेरी गुड. मेरे ख्याल से हर कोई फॉलो कर पा रहा है. फर्स्ट तो 100% सही है, बिकॉज यहां पर हम चॉइस की बात कर रहे हैं, R1 यूनियन R2. बट सेकंड वाला इनवैलिड होगा. व्हाई? बिकॉज यस यस यस, यहां पर जब हम कॉन्केटिनेशन करते हैं एडअप हो जाता है R1 डॉट R1, तो ये तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? बहुत अच्छे. तभी देखो, बहुत धीरे धीरे बट आइडियाज के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो लर्निंग हमारी सॉलिड होती है. अभी कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए, फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की, लाइक दिस वी कंटिन्यू. अभी भी आप समझिए इस बात को, अभी भी क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? नहीं. अभी बहुत समय है एक रियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ऑन रेगुलर एक्सप्रेशंस. बाकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आगे बढ़ेंगे हम कर लेंगे सॉल्व. यस, चलिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं. यहां कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए. ये कुछ ट्राई किया आपने होमवर्क में? चलिए, जिसने किए अच्छा, जिसने नहीं किए उसका कोई भी कारण रहा हो. आगे बढ़ता हूं एक एक करके. फर्स्ट वाला देखिए, ये तो हालांकि अभी हमने बात की है, बट फाई, देखिए इस बात को समझिएगा, फाई इज अ एम्प्टी सेट, इजंट इट? फाई के पास कोई एलिमेंट है कि नहीं है? नहीं है. तो फाई के साथ आर को चॉइस देना, लॉजिकली कोई चॉइस हुआ भी कि नहीं? नहीं. you'll get the same element. yes.
और यार जहां कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा, आर के साथ हम कोई भी एक एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे। यहां देखिए आर जो है फाई के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा है, आइदर फाई कॉन्केटिनेशन आर और आर कॉन्केटिनेशन फाई। सी मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं, जब सेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कॉन्केटिनेशन इज अ काइंड ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉन्केटिनेशन, इजंट इट। मैं आपसे बोल रहा हूं अभी a प्लस बी और c प्लस डी को कॉन्केटिनेट करिए तो क्या होगा, पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कॉन्केटिनेट करेगा, यही अप्रोच है। लेकिन यार अगर इसमें से एक सेट आप फाई कर देंगे, अभी क्या एलिमेंट मिलेगा आपको? मैं सेट थ्योरी में आपसे पूछ लूं, अगर एक कार्टेशियन फाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फाई तो मिलेगा, कोई एलिमेंट थोड़ी जनरेट हो जाएगा वहां से। इसका मतलब फाई जिसके साथ कॉन्केटिनेट करेगा, बताओ उसको क्या बना देगा? उसको बना देगा फाई। तो अगर आप सोच रहे हैं यहां पर दोबारा आर मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिख सकता हूं, व्हाट अबाउट सिग्मा स्टार कॉन्केटिनेशन फाई? सिग्मा स्टार अपने आप को यूनिवर्सल सेट समझता है, बहुत खुश रहता है, फाई के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे या आपको ही पकड़ के फाई बना देगा। बताइए जरा, आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, फाई इज लाइक ए ब्लैक होल कह सकते हैं। आगे पढ़िए, आर कॉन्केटिनेशन एप्सिलॉन, हालांकि ये तो शायद अभी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया हमने। अगर एप्सिलॉन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे देन विल गेट द सेम एलिमेंट, इजंट इट? सेम एलिमेंट मिलेगा सर। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ में जरूर डाउट हो सकता है, तो मैं बिना कुछ गड़बड़ करे मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेना चाहता हूं। मुझे बताइएगा, एनीथिंग रेज टू पावर स्टार इज every power possible from 0 to infinity. I should go like this. Yes, now epsilon raised to power 0 का मतलब क्या है? anything raised to power 0 क्या होता है यहाँ पे? anything raised to power 0 is epsilon. एप्सिलॉन का पावर 1 इज एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन को एप्सिलॉन से कॉन्केटिनेट करूंगा दैट इज एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन एप्सिलॉन, तो भी दोबारा एप्सिलॉन ही मिलेगा। क्या ये बात समझ पाता है? वेरी गुड। सो अगेन, एक सेट में एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखा जाता सर, आंसर विल बी ओनली एप्सिलॉन। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब जो सेकंड पैटर्न है इसमें बहुत सारे लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं शायद। बताइए कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? इससे ज्यादा डिटेल में तो उसको कोई बता भी नहीं सकता। मैंने पहले पूरा सेट लिखा, एक एक वैल्यू कैलकुलेट की, एप्सिलॉन स्क्वायर मींस एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ये नहीं समझ आया आपको? तो आप कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए, यहां सबसे आपको एप्सिलॉन ही मिलना है। मैं बोल रहा हूं एक सेट में एक ही एलिमेंट उसे 100 बार थोड़ी लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। अजय भाई रिफ्रेश करो, देखो आपके नेट में शायद कोई प्रॉब्लम होगी। यहां देखिए 5 स्टार, बताओ क्या करूंगा? इफ आई गो 1 by 1 क्या करूंगा? अगेन मैं तो कहता हूं सर टेंशन मत लो, सारे के सारे केसेस बना लो आप लाइक दिस। अब मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछ लेता हूं। सिग्मा स्टार जब हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, डू यू अंडरस्टैंड? हमने सिग्मा का पावर 0, सिग्मा का पावर 2, सिग्मा पावर 3, पावर 4 लाइक दिस सबको उठा के बाद में यूनियन कर दिया था।
It is nothing but sigma 0 union sigma 1 union sigma 2 up till union या like sigma infinity. Okay, just for example, if I take sigma as AB, तो if I write it separately, sigma raised to power k का मतलब होता है any string w such that length of w is exactly equal to k, isn't it? So अभी जीरो लेंथ का कितना स्ट्रिंग बनेगा सर? जीरो लेंथ का तो सिर्फ एप्सिलॉन बनेगा, एवरीबॉडी नो दैट. जीरो नहीं, सिंगल स्ट्रिंग बनेगा, जीरो मत बोलिए. जीरो लेंथ का तो एक स्ट्रिंग हमेशा है ना, एप्सिलॉन नहीं है. तो जीरो लेंथ का एक स्ट्रिंग बनेगा एप्सिलॉन, उसके बाद लेंथ वन के इस सेट को देखें तो दो स्ट्रिंग समझ आता है, लेंथ टू के चार स्ट्रिंग समझ आते हैं. तो मुझे बताएं जो मैथमेटिक्स है इसके पीछे की, वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? ओके, तो अब जरा हम इसको दूसरे तरह से इमेजिन करते हैं. अब जरा इसको दूसरे तरह से इमेजिन करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूंगा 5 रेज टू पावर 0, अब 5 के अंदर कोई एलिमेंट है क्या भाई? नहीं. एलिमेंट नहीं भी है तब भी एप्सिलॉन तो बना ही सकते हो कि नहीं बना सकते? एप्सिलॉन बना सकते हो सर. अब मुझे बताओ 5 सेट का इस्तेमाल करके लेंथ 1 का कोई स्ट्रिंग बनेगा? नहीं, वो नहीं बनेगा, सिंबल ही नहीं है, कहां से बनाएंगे? लेंथ 2 का कोई स्ट्रिंग बनेगा? तो क्या ये सब भी 5 ही हो जाएंगे? जी हां. तो अल्टीमेटली इधर भी तो आपको सीधे एप्सिलॉन नहीं मिला, क्योंकि एक ही पैटर्न बना पाए और कुछ बना ही नहीं. सोचिए, इस बात को आप रट भी सकते थे, बट सोचिए इससे ज्यादा डिटेल में कैसे जाएंगे? वैल्यू बाय वैल्यू, सेट बाय सेट, एक एक बात रिजॉल्व करने के बाद हम यहां तक पहुंच रहे हैं. देखिए, यहां मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहा हूं. 5 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर पॉसिबिलिटी देख रहे थे. आप चाहो तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखो विदाउट करली ब्रेसेस. इट डिपेंड्स कि आप कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हो. यहां मैं इसको एज अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां मैं एज एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं. आप देख लीजिए सर, मैं स्टेप नंबर 1 से लेके चला हूं. मैं डायरेक्ट इधर नहीं पहुंचा, मैं इधर भी पहुंचा. लेंथ 0 का इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है, या लेंथ 0 हमेशा एप्सिलॉन ही होता है? मुझे बताएं. सिंबल है, नहीं है, क्या है, क्यों है? लेंथ 0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी एप्सिलॉन. तो ये बात 5 पे भी लागू होती है. 5 कौन सा इससे अलग है? यस. कुछ और पैटर्न देखिए सर. लुक एट दिस वन. एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं सर? 1 वाले में ऑप्शन क्यों नहीं आया, समझ नहीं आया. ये एक सेकेंड रुक जाओ भाई. आप इसकी बात कर रहे हैं? ओके, देखो, जब मैं किसी भी चीज को प्लस करके लिखता हूं, इसका मतलब मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, यस और नो. यस. अगर मैं किसी को एम्प्टी सेट का चॉइस दे रहा हूं, तो क्या रियलिटी में मैं उसे चॉइस दे रहा हूं? ये इस बात को ऐसे समझ लीजिए, कोई बात नहीं. लेट्स डू वन थिंग. आप मुझे आर का कोई भी एक एग्जांपल बताओ कि सर ये एक्सप्रेशन लूंगा मैं आर के लिए. वेरी गुड.
ए स्टार लेंगे, ठीक है। तो आर इज ए स्टार, ठीक है। ये तो फाई है। तो अब अगर मैं आपसे सेट के टर्म्स में पूछूं तो ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए को किया, डबल ए को किया, ट्रिपल ए को किया, लाइक दिस। और ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है। अब उधर आप मुझे एक्सप्रेशन में चॉइस लिखने के लिए बोल रहे थे। सेट थ्योरी में चॉइस कैसे लिखी जाती है? बाय यूनियन ऑपरेशन, ठीक है सर। यूनियन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा सर दोबारा? अरे फाई से यूनियन करने से कुछ मतलब थोड़ी है, दोबारा सेम ही तो मिला। अब आप मुझे बताएं, यहां ढूंढ के बता, जब आप यहां फाई ढूंढ रहे हो, इधर निकाल के दिखाओ कहां है फाई। बात समझ आ रही है? तो फाई के साथ चॉइस लेना, इससे एक और बात मैं तो वही बोल रहा हूं। आप अगर यहां कितनी भी बार प्लस फाइव लिख लो, उस बात से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। हम यही तो बता रहे हैं, वो इररिलेवेंट है। आइडेंटिटी है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना। अब ए में मैं कितनी बार जीरो ऐड करूं, उससे एक ही वैल्यू पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। या ए में कितनी बार वन मल्टीप्लाई करूं, उससे एक ही वैल्यू पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं, सेम रहेगा। क्लियर है? ओके हाँ। अब ये चार केसेस ऐसा इनको लिखो। हाँ भाई, डिस्कशन स्टार्ट करें एक एक करके। तो इधर हमारे पास है आर स्टार, इधर भी है आर स्टार। अगेन अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लूं सिर्फ ए का, सपोज आर इज ए, तो व्हाट इज आर स्टार? दैट इज अगेन एप्सिलॉन सिंगल ए एंड देन डबल ए एंड ट्रिपल ए एंड 4 times ए, so on and so forth. Similarly, concatenation with the same set, single a and double a and triple a and 4 times a, like this. देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब जब मैं दोनों का कॉन्कैटिनेशन करूंगा, अगेन बस मुझे तो बताइए, आपको सबसे बड़े नहीं सबसे छोटे स्ट्रिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दो सेट का कॉन्कैटिनेशन करने का मतलब पहले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कॉन्कैटिनेट करना है। तो क्या अगेन आपको एप्सिलॉन मिलेगा? जी हाँ सर। उसके बाद फिर सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, वही सारी कहानी आती चली जाएगी। तो समझ आता है कि आर स्टार का आर स्टार से कॉन्कैटिनेट करेंगे तो दोबारा आर स्टार ही मिलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये छोटी छोटी लर्निंग है, बाद में काम आएंगी। कोई एक ही पैटर्न दो बार रिपीट करे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। अब मान लो अगर मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये इनइक्वालिटी सेम है, होल्ड कर रही है कि कोई डिफरेंस है? a प्लस बी का होल स्टार कॉन्कैटिनेशन a प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्टार, सेम बात है। दिस देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल।
ओके, इधर आ जाइए, आर डॉट आर स्टार, क्या रिजल्ट आएगा? तो यहां पे शायद एक बार आपको सोचना पड़े। वेरी गुड, ज्यादा तो लोग लिख रहे हैं आर प्लस। और अगेन अगर मैं आर को ए मान के एक एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करूं, एक तरफ तो सिर्फ ए है और एक तरफ आर स्टार है, तो एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 एज एंड लाइक दिस विल कंटिन्यू। अब जब आप कॉन्कैटिनेट करोगे तो मुझे बताओ क्या होगा? जब कॉन्कैटिनेट करोगे तो क्या होगा? ए डॉट एप्सिलॉन आपको कम से कम एक ए मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल पे नहीं, बस मिनिमम पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या कम से कम एक ए मिलेगा या एप्सिलॉन मिल सकता है कहीं से भी? नहीं सर, एप्सिलॉन नहीं मिल पाएगा। सिंगल ए, डबल ए, दैट मींस इट इज आर प्लस। बताइए बात समझ आ रही है क्या? और मैं कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए यहाँ छोटी छोटी बातों पे, इसलिए बहुत डिटेल में जा रहा हूं। क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट ऑब्जर्व करिए, आर प्लस कॉन्कैटिनेशन आर स्टार। मैं कह रहा हूं आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, रखो एप्सिलॉन के हिसाब से एक्सपेंड करो, मैंने सिखाया है। कोई पूछ रहा अगर आर एप्सिलॉन हुआ तो भाई रखो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप रखो, एक्सपेंड करो, कहीं इक्वेशन फेल हो तो मुझे बताना। यहां क्या होगा? आर प्लस आप पहले ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए, like this will continue, and then again epsilon and single a and double a, triple a, like this it will continue. but again मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो सबसे छोटे पे। तो जब सबसे छोटे पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, अगेन यू विल अंडरस्टैंड एप्सिलॉन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है सर, या ए ही आएगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंगल एंड देन डबल ए, ट्रिपल ए, दैट मींस हियर आल्सो आई विल एंड अप ऑन आर प्लस। बताएं जरा, फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करिए, आर प्लस डॉट आर प्लस। नाउ दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बिकॉज मे बी आप इसके लिए डायरेक्ट नोटेशन ढूंढो। अब इधर स्टार्ट करोगे सिंगल ए, देन डबल ए, ट्रिपल ए, एंड लाइक दिस विल कंटिन्यू, एंड हियर आल्सो सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, लाइक दिस विल कंटिन्यू। और दोनों का जब आप कॉन्कैटिनेशन करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ? You'll directly start from r raised to part a raised to part 2, isn't it? Yes. उसके बाद a का 3, a का 4, like this. इस रिप्रेजेंटेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस के डोमेन में क्या कोई डायरेक्ट नोटेशन है हमारे पास? नहीं, लेकिन जैसा ज्यादातर लोग लिख रहे हैं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू राइट, और यू कैन सिंप्लीफाई इट अप टू एन एक्सटेंट, दैट इज आर डॉट आर प्लस। दैट मेक्स सेंस स्टिल। मैं देख रहा था अभी कोई कमेंट में लिख रहा था आर का पावर 2 पर प्लस या स्टार, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये तो फिर इवन वाले पैटर्न पे आप पहुंच जाओगे। नहीं, तो आर प्लस डायरेक्ट लिखो, उसमें आर को कॉन्कैटिनेट करो, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। बिल्कुल है, पहले प्लस क्लास पूरी कर लें। जरूर। अच्छा, स्पेशल क्लास कैसे आप ढूंढ सकते हैं रोहित? मेरी प्रोफाइल में जाओ, और ये सवाल आज का मत पूछना दोबारा। अगर मेरा अब खुद से बताने का मन होगा तो मैं बताऊंगा, बताने का मन नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। मेरी प्रोफाइल में जाओ, अगर कोई स्पेशल क्लास होगी सर तो वो वहां पे आपको मिलेगी। यस, ठीक है।
क्योंकि मैं बताऊंगा, फिर कोई पूछेगा क्या टाइम है, फिर कोई पूछेगा कौन सा क्वेश्चन लोगे, कल होगी कि नहीं होगी, फिर 10 मिनट के बाद फिर यही रिपीट होगा, तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए सर इधर आ जाते हैं, लुक एट दिस, R plus union R star and R plus intersection R star। तो वैसे मैं 4 ऑपरेशन यूज करते आया हूं, बट आमतौर पे लोग ऐसा यूज कर लेते हैं, सेट थ्योरी के ऑपरेटर मेंशन करने की जरूरत है या लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात का मतलब समझ आना चाहिए ना, दोनों में कॉमन ढूंढ रहे हो आप। तो इसका मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है या आप बताओ, आप खुद में खुद ही समझ रहे हो। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्ट, यूनियन कह रहा है, ओके, अगर मैं दोनों का यूनियन करूंगा तो शायद पहला तो खुद दूसरे का सबसेट है, इजंट इट? तो यूनियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू मस्ट गेट बैक आर स्टार, इजंट इट? दोबारा आर स्टार मिलना चाहिए। बताइए सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं सर? कॉमन एलिमेंट सर्च करते हैं, याद है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। व्हेन यू डू सो, तो इधर एप्सिलॉन शायद नहीं आ पाएगा, ये लैंड अपॉन आर प्लस। क्लियर हो रहा है सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे ना, वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया की एक बात आपको समझ आएगी। एक ये कॉम्बिनेशन मुझे एक बार और क्लियर करना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में, वरना दिस वन, पावर का पावर या प्लस का पावर स्टार या स्टार का पावर प्लस, समथिंग लाइक दिस। इसमें लीजिए 2 मिनट लीजिए, टेक 2 मिनट्स। जिन लोगों ने होमवर्क में किया वो एक बार क्रॉस चेक करिए, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ट्राई करिए। इतना फॉलो करने के बाद सत्येंद्र जी कह रहे हैं सब स्टार है, ओके। हम्म, डन। चलिए सर एक एक करके देखते हैं। एक एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। एक बार आर स्टार है, पर अगर आर को मैं मान के चल रहा हूं ए, तो इज इट समथिंग लाइक एप्सिलॉन सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4a एंड लाइक दिस, एंड टोटल पे स्टार? यस और नो? पहले यहां तक ऑब्जर्व करके बताइए। यस। अब जब आप टोटल पे स्टार लगाते हैं तो क्या मुझे इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे स्टार लगाना पड़ेगा, और क्या कर सकता हूं? अब जब मैं सिर्फ एप्सिलॉन पे स्टार लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ एप्सिलॉन मिलेगा, वो तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। एप्सिलॉन स्टार इज एप्सिलॉन। बट उसके बाद जब आप ए पे स्टार लगाओगे तो क्या ये अकेला ए पूरा पैटर्न जनरेट करके आपको देगा? यस।
अब क्या इसके बाद अलग से a का पावर 2, a का पावर 3 या a का पावर 4 पे स्टार लगाने की जरूरत रह जाएगी? नहीं सर। तो स्टार अपने आप में बहुत पावरफुल ऑपरेटर है, स्टार का स्टार लगाएंगे तो ये फैशन हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो नीड, स्टिल गेट बैक स्टार। यहां पे हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो, बट इंटरनली अब ये एग्जांपल लेने का तरीका ऐसा है ना, फिर कोई कंफ्यूजन का स्कोप रह नहीं जाता है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और टोटल पे लगाएंगे स्टार। अब फिर वही बात, जब पहला एलिमेंट आप पकड़ेंगे ए, तो क्या होगा बताओ? तो फिर ए से ए स्टार करेंगे तो सबसे पहले आपको एप्सिलॉन नजर आएगा, फिर सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगेन यू लैंड अपॉन आर स्टार, नथिंग एल्स। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आप ध्यान से देखिए, मुझे पता नहीं मुझे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है, थर्ड केस ही ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आर प्लस का पावर स्टार, दिस इज आर स्टार, अभी सेकंड पे हमने सॉल्व किया, और आर स्टार का पावर स्टार इज ऑल्सो आर स्टार। और अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूं ना, ये आर स्टार का पावर स्टार का पावर स्टार मैं कभी तक लिखता जाऊं, कोई फर्क पड़ता है क्या सर? यू लैंड अप ऑन द सेम वैल्यू। अब फोर्थ केस ऑब्जर्व करिए, आर स्टार का पावर स्टार आपको आर स्टार देगा, यस। तो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये आपको पहले से पता है, आर स्टार का जब आप कॉन्केटिनेशन करेंगे आर प्लस से, क्या ये पहले नहीं सॉल्व कर लिया हमने? लास्ट स्लाइड में किया है, यहां से आपको आर प्लस मिलेगा, यस और नो? यस। तो जब पावर हायरार्की की बात है तो गौर करिएगा, अगर प्लस चल रहा है, प्लस 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 प्लस, एक बार भी बीच में स्टार आ गया फिर प्लस प्लस, बस गई बात आपके हाथ से। एक बार भी अगर बीच में स्टार आया तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर स्टार। बताइए, पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताए। क्लियर हो रहा है सभी को? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? शायद, मुझे नहीं पता, पहले आपने कभी एक्सप्रेशंस को इतना डेप्थ में, इतने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था कि नहीं? अच्छा, दूसरा जो मोटिवेटिंग पॉइंट मैं आज आपको बता रहा था, समय के साथ धीरे धीरे हमें सोचने से डर लगने लग गया है। तो अपने को सोचना है कि नहीं सोचना है, वी शुड थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितना ज्यादा सोचेंगे ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, फिर उस पर काम करेंगे, उस पर आपको मजा आएगा। और पता नहीं कब आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, इजंट इट? अगर मैं लास्ट 100 ईयर्स का, अगर दुनिया की माने बेस्ट साइंटिस्ट की बात करूं तो किसका नाम लेंगे आप? लास्ट 100 ईयर में न्यूटन था एक तो पहले, ये भगवान। यस ज्यादातर लोग आइंस्टीन को मानते हैं, इजंट इट? आइंस्टीन का आईक्यू इतना था, आइंस्टीन ऐसे, आइंस्टीन ऐसे। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आइंस्टीन को क्यों जाना जाता है? क्या, कौन सा लॉ, कौन सा आइडिया उसने सुझाया था दुनिया को? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेरी गुड, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। बल्कि अगर थोड़ा और आपको याद हो फिजिक्स में, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो फेल हो गया था, द सेकेंड थ्योरी वाज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस, जो सक्सेस बाद में थी।
यानी कि पहला थ्योरी उसका भी फेल हुआ। अच्छा, ये इक्वेशन आइंस्टीन ने 26 साल की उम्र में लिख दी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी, जब वो ऑफिशियली साइंटिस्ट थे भी नहीं, एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे और रात को अपनी हॉबी के लिए कुछ फिजिक्स पढ़ते थे बस। उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझा और क्लर्क का काम यही चेक बनाना, पैसे जमा करना, जो बेसिक ऑफिस लेवल काम होता है। आप तो ज्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अब इस बात को समझिए, बट उसने पढ़ा नहीं था बेटा, उसने लिखा था, है ना। कोई बात नहीं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि 26 साल की उम्र के बाद आइंस्टीन ने कोई ऐसा सॉलिड कॉन्क्रीट वर्क किया है जिसके बारे में उसको याद किया जाए? नहीं, बस जो था यही था, मेनली इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। अब सोचिए, पूरे लाइफ वो आगे काम करते रहे, इधर उधर बहुत सारा दिमाग लगाया, लोग अपने पेपर पब्लिश करके उनको भेजते थे कि आप रिव्यू करो, लेकिन कॉन्क्रीट काम यही था। तो आपको मैं समझा क्या रहा हूं, जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, और क्या पता नहीं आपके दिमाग से कब कुछ हीरा कुछ रत्न निकल जाए, है ना। और एक और बात, ज्यादातर केस में क्या निकलेगा? हीरा निकलेगा, गोबर निकलेगा, ये भी समझ लो अभी कि सर ने बोला सोचना है, सोच लिया गोबर ही निकल रहा है। तो जब राक्षसों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, पढ़ी आपने कहानी, और दोनों ने शेषनाग को पकड़ा और उसका मंथन किया, तो अंदर से क्या सिर्फ अमृत या हीरे मोती यही निकले थे? नहीं, जहर भी निकलेगा, गंदगी भी निकलेगी, यस, लेकिन उसको पीने की जरूरत नहीं, उसको फेंक दीजिए। मैं बताऊंगा क्या गंदगी है, वो मेरे पास लाइए, मैं बताऊंगा इसमें क्या गंदगी और क्या अमृत है, लेकिन जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यस, चलिए सर, तो इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और टेक्निकली जो कल की क्लास है वहां हम रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए। लाइन से आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, इनको सॉल्व करिएगा। सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा? फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वही बात है, जब क्लास में सॉल्व करते उतना टाइम हम नहीं दे रहे होते उस आइडिया को। आप पहले से पढ़ के आते हैं तो उस क्वेश्चन के यस नो इफ बट सब पढ़ के आते हैं। अच्छा, मैं स्पेशल क्लास का लिंक भी दे देता हूं। अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टीओसी नेटवर्क्स, तो आपका स्वागत है। 3 बजे आइए, ये लिंक है, इस पर क्लिक करिए, 3 बजे आइए और जो भी क्वेश्चन है पूछिए। बहुत शानदार क्लास चल रही है अभी। यस, अंबिका आप 4 पूछ रही, बट मैं बोल रहा हूं 4 के अंदर नया पैटर्न नहीं है। आर स्टार का पावर स्टार दोबारा आर स्टार मिलेगा, और इधर आर प्लस है, और आर स्टार और प्लस का कॉन्केटिनेशन आर प्लस होता है। ये अभी सॉल्व किया है हमने, किधर किया? ये किया तो है, देखिए, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग, दैट इज ऑलरेडी बीइंग सॉल्व्ड। दिस विल गिव आर स्टार आर प्लस। सोचिएगा इसके बारे में, नहीं तो फिर 3 बजे स्वागत है आपका, आइए दोबारा बताएंगे। ओके, चल रहा है काम, चल रहा है, बताऊंगा आपको। ओके, बाय बाय।